तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट साइज़ के बारे में और मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होता है और इसको हम अपने इन्वेस्टमेंट में कैसे इसको देख सकते हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटी की वजह से कैसे हमारा रिटर्न्स मैक्सिमाइज होता है। तो सबसे पहले बात करें कि अगर मार्केट साइज़ देखना क्यों ज़रूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक कोई स्टोर खोलना होगा तो आप कोई एक ऐसे गाँव में खोलेंगे जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 500 लोगों की है, या फिर कोई ऐसे शहर में खोलेंगे जहाँ पे 5 करोड़ लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे 500 लोग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारा कस्टमर ही हो, बट ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे पास कस्टमर बेस बहुत ही कम होगा। अगर कोई बड़े शहर में खुलते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 5 करोड़ तक है तो वहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। इसीलिए हमें मार्केट साइज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बिजनेस होगा दो ही चीज़ होगा, चाहे वो प्रोडक्ट कोई ऑफर करेगा या सर्विस ऑफर करेगा। लेकिन हम ये अगर असेस करें कि ये प्रोडक्ट और अपनी सर्विस कितने ज़्यादा लोगों को ये अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की जो करंट टाइम में डिमांड है, फ्यूचर में वो डिमांड बढ़ने वाली या नहीं है, इसी को बोलते हैं मार्केट साइज, मार्केट अपॉर्चुनिटी। और ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमने कोई कंपनी में ऐसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही। लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि उस कंपनी के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ नहीं रही है, उसकी मार्केट साइज़ नहीं बढ़ रही है। तो सिंपली आपको अगर कोई कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट साइज़ का ज़रूर स्टडी करें। यूजुअली ऐसी इंडस्ट्री में करें जहाँ की मार्केट ग्रोथ कर रहे हो, या फिर कहिए कि कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, कंपनी अपना सेल्स अगर बढ़ाना चाहे तो फ्यूचर में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, डेटा पर ध्यान देना पड़ेगा। अक्सर लोग सिर्फ कहानियों में बिलीव करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कहानियाँ काम नहीं आती। यहाँ पे डेटा और स्टैटिस्टिक्स, या फिर ये कहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर जो होते हैं, इकोनॉमिक्स जो कैलकुलेट करके हमें बताते हैं, उसको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम सिगरेट का एग्जांपल लें तो सिगरेट आईटीसी, जैसे पता ही है कि आईटीसी सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ इसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं और इंडिया में इनका 77% मार्केट शेयर है। लेकिन अगर बात करें सिगरेट की मार्केट साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब सिगरेट को अवॉइड करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा कि आईटीसी के पास चाहे तो वो डबल मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, लेकिन ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग की फ़ायदा क्या कि अगर वो कंपनी उतना प्रोडक्ट सेल ही ना कर पाए, तो यहाँ पे इसीलिए लिमिटेशन लग जाती है। अब इसमें वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर यहीं पे बात करें कोई दूसरी कंपनी की, तो एक कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू नहीं ग्रो हो पा रही है। अगर कंपनी चाहे तो 10 गुना प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन 10 गुना प्रोडक्शन कर ले तो बेची कहाँ? वो कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल, और जो कि इंजन ऑयल बनाती है। क्योंकि इंजन ऑयल का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, या फिर पहले जो है ऑटो चलता था, अब उसकी जगह ई रिक्शा और दूसरे टाइप के ई व्हीकल आ गए हैं, तो अब उस ई व्हीकल में इंजन ऑयल नहीं पड़ता। इसकी वजह से इंजन ऑयल की डिमांड करंट टाइम में कांस्टेंट हो गई है, और ओवर टाइम जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा इंजन ऑयल की डिमांड ओवर टाइम कम होगी, क्योंकि इंजन ऑयल सिर्फ कंबस्शन जो फॉसिल फ्यूल से या पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन होते हैं उसी में पड़ता है, और इंजन ऑयल की ओवर टाइम डिमांड कम होगी। इससे जो इंजन ऑयल का जो कंजम्पशन था वो कम हो रहा है। और ये कंपनी का डिस्पाइट दैट कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नंबर 1 क्वालिटी का है, लेकिन कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाती है। अगर यहीं पे बात करें कुछ ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी की जहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे जो एक डिस्क्लेमर ये देना ये चाहूँगा कि जो भी कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एज ए एग्जाम्पल है। सिर्फ ये मार्केट अपॉर्चुनिटी या मार्केट साइज़ के बेस पे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत तरह के और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप कंसिडर ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं हम दूसरी कंपनी की। जैसे अगर डी मार्ट की बात करें तो डी मार्ट और यूएस में इसी तरह का बिजनेस करने वाला वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट में अगर बात करें तो वॉलमार्ट स्टोर यूएस में कितने हैं और इंडिया में डी मार्ट स्टोर कितने हैं, इसी से आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी का पता लग जाएगा। तो मैं आपको नंबर पे, आप विकिपीडिया कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा कि यूएस में ऑलमोस्ट 30 करोड़ पॉपुलेशन है और वहाँ पे 10,000 डी मार्ट वॉलमार्ट स्टोर है। और यहीं बात करें इंडिया की जो पॉपुलेशन 150 करोड़ है और यहाँ पे डी मार्ट स्टोर सिर्फ अप टू 300 है। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है डी मार्ट के पास। ये 300 से लेकर के 3000 स्टोर खोल सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो यहाँ पे 100 गुना की अपॉर्चुनिटी तो ऐसी दिख रही है, 300 से 30,000 स्टोर खोलने का। लेकिन वो कब होगा? आज से 30 साल बाद होगा, 40 साल बाद होगा, या 50 साल बाद होगा। बट ये है कि इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, इसी वजह से इसका शेयर भी बहुत प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट कई 100 पी पे ट्रेड कर रहा है।
तो इसलिए पी देखना और उसके साथ साथ वैल्यूएशन देखना या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उस वजह से जो ग्रोइंग स्टॉक है जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है, वहाँ पे इसका अल्टीमेटली पी हाई हो जाता है। इसीलिए हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करना चाहिए और हमें खुद असेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमें स्टैटिस्टिक डेटा पे रिलाई होना पड़ेगा कि हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या बन रहा है, उस हिसाब से इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। तो यहीं पर अगर बात करें मार्केट अपॉर्चुनिटी की, मार्केट साइज की, तो एक सिचुएशन होती है जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली भी कहीं ना कहीं मार्केट अपॉर्चुनिटी से ही रिलेटेड है। मोनोपोली बेसिकली सिचुएशन तब क्रिएट हो जाती है जब मार्केट में कोई और सप्लायर नहीं हो पाता या फिर कोई और कंपटीटर नहीं हो पाता, जब वहाँ पे कंपनी अकेली रह जाती है और जितना चाहे कंपनी को जितनी भी रिक्वायरमेंट हो एक ही कंपनी सारी चीज़ों को फुलफिल करे। ऐसी सिचुएशन को मोनोपोली कहते हैं। इवन दो ये इलीगल होती है एक लेवल के बाद, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन उसके अलावा मोनोपोली में भी देखना ज़रूरी है कि क्या कंपनी की मार्केट एक्सपेंड कर रही है। जैसे अगर मोनोपोली की बात करें तो आईटीसी की भी मोनोपोली है सिगरेट बिजनेस में, लेकिन क्या सिगरेट का कंजप्शन ओवर टाइम बढ़ रहा है। तो मोनोपोली में ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग समझते हैं कि मोनोपोली अगर है तो कंपनी बहुत पैसा कमाएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि मोनोपोली में साथ साथ देखना ये ज़रूरी है कि कंपनी की अपॉर्चुनिटी ओवर टाइम बढ़ रही है या नहीं। यहीं पे बात करें अगर जैसे सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो फेसबुक की मोनोपोली हुआ करती थी एक तरीके से, कितना ज़्यादा मार्केट शेयर हुआ करता था। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम भी एक्वायर कर लिया। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चैनल, आप सभी लोग यही दो सोशल मीडिया चैनल सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन रिसेंट में कुछ बड़े कंपटीटर आ गए, जैसे टिकटॉक आ गया, कुछ और लोकल कंपटीटर आ गए। तो इस तरह के कंपटीटर जैसे ही आए, इन्वेस्टर को लगने लगा कि फेसबुक का जो मोनोपोली सिचुएशन थी वो अब खत्म हो रही है, बाकी जो सोशल मीडिया यूज़र थे दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर रहे हैं। तो इससे हुआ कि अचानक से फेसबुक की ग्रोथ स्लो हो गई। और आपको पता ही है कि पिछले कुछ हफ्ते पहले फेसबुक का शेयर प्राइस एक ही दिन में 27% गिर गया था। तो इस तरह की सिचुएशन होता है और मोनोपोली के साथ साथ कंपनी की मार्केट साइज एक्सपेंड करे तो वो भी फोकस करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्या हमें ज़रूरी है कि ऐसी कंपनी में मार्केट साइज़ में इन्वेस्ट करें जो उसकी मार्केट साइज़ बढ़ रही हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी दूसरों की जो मार्केट बनी बनाई है, अपना बहुत छोटी कंपनी आती है और जो ऑलरेडी जो कस्टमर जो मार्केट साइज़ है, दूसरे लोग प्रोडक्ट वो फुलफिल कर रहे हैं, उनका मार्केट शेयर गेन करती है। जैसे मान लो अगर 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है, कोई XYZ कंपनी 50 की सप्लाई करती है, दूसरी XYZ 25 की सप्लाई करती है। तो अब वो 25 की सप्लाई देने वाली क्या करेगी, जो 50 वाले का है उसका शेयर गेन करेगी। ये कुछ दिनों बाद इसका जो मार्केट शेयर 35 का हो गया, उसका भी 35 हो गया, तो उस दूसरी कंपनी की मार्केट साइज या कह लीजिए कि सेल्स कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो ये भी सिचुएशन है। तो इसी को कहते हैं हमें मार्केट शेयर गेन, कि कौन सी कंपनी के पास कितना ज़्यादा गेन है, कितना मार्केट का कैप्चर कर लिया। तो ये भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ अगर वो ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में वो बहुत अच्छा करेगी कंपनी। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन, सारे दूसरे पैरामीटर्स भी देखना ज़रूरी है। यहीं पे बात करूँ, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे कंपनी अपना प्रोडक्ट के तो सेल कर रही है, मार्केट शेयर भी अच्छा और मार्केट ग्रो करती है, तो उसके साथ साथ कंपनी को बस ये करे कि जितना, अगर कोई कंपनी का जस्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी हैवेल्स है, उसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इंडस्ट्री में अगर 13% का मार्केट शेयर है और अगर ये इंडस्ट्री अगले 5 सालों में डबल हो जाती है तो इसकी सेल्स ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ये 13% का अपना मार्केट शेयर ही, जितना मार्केट एक्सपेंड कर रही है उतना ही अगर मार्केट ये ग्रैब कर ले तो इसकी सेल्स ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये मार्केट शेयर और बढ़ा ले, 13% से 26% कर ले और मार्केट भी एक्सपेंड कर जाए, तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू जो है 2 गुना तो इसकी मार्केट शेयर गेन से हुआ और 2 गुना मार्केट साइज गेन से हुआ। तो यहाँ पे इसका जो है टोटल गेन या कह लीजिए टोटल रेवेन्यू 4 गुना जंप हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मार्केट साइज देखें और इसके साथ साथ देखें कि कंपनी कितना ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर सकती है। उसके साथ साथ अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है तो उस कंपनी इंडस्ट्री को ऐसे ही अवॉइड करिए, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री में पैसा कमाना और काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसी इंडस्ट्री जिसकी मार्केट काफ़ी लिमिटेड सी हो या सैचुरेटेड मार्केट हो। अगर यहीं पर बात करें कि रिसेंट में कुछ कंपनीज, जैसे आपने देखा कि केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे थी और अभी भी आउटलुक ऐसा है कि अगले 5 सालों में बहुत अच्छा केमिकल की इंडस्ट्री कर रही है। अभी यहाँ पे मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर केमिकल इंडस्ट्री जैसे 12% की ग्रोथ हो रही है तो सारे इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर्स या फिर ये कह लीजिए कि हमारे म्यूचुअल फंड, FIs और DI सब मिल करके केमिकल कंपनी में कर रहे हैं और इनकी वैल्यूएशन अभी आप देख सकते हैं कि 60, 70, 80, 90, कुछ का 100 अबव भी का पी पे भी ट्रेड कर रहा है। तो ये इस तरह से मार्केट, क्योंकि इसके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ला सकती है और एक बार रेवेन्यू लाएगी तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये था ओवरऑल मार्केट साइज़ के बारे में। और अगर आप मार्केट साइज़ के बारे में और डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं
तो इसके बारे में आप और स्टडी करिए। इंडिविजुअल कंपनीज की अगर आप अर्निंग कॉल या एनुअल रिपोर्ट्स या फिर सुनते हैं तो उसमें यूजुअली या फिर एनुअल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो वो कंपनी कहीं ना कहीं वो मेंशन की होती है, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है कि वो कंपनी का मार्केट साइज़ कितना है। तो अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले उसको एक ज़रूर चेक करें कि उसके पास कितना मार्केट साइज़ कितना है और फ्यूचर में मार्केट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अदरवाइज ऐसी कंपनी में अगर पता नहीं लग पाए, क्लियरली पता ना पाए कि कितना % से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, तो ऐसी इंडस्ट्री को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर हैव अ गुड डे।